हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुल सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन चैनल पर। तो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। पिछले सेशन से आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आती है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है और अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को ना गलत करने के तरीक़ों को हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या तरीका है इन क्वेश्चनों को ना गलत करने का। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हम अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? टॉपिक का नाम है आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। टॉपिक का नाम बहुत आसान सा है। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? इन हिंदी वी कॉल इट अक्षांश व देशांतर। तो गाइस, जब हम बात करते हैं व्हाट इज लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड के लिए बहुत सारे बच्चों का अलग अलग मिसकंसेप्शन होता है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड? अक्षांश क्या होता है? जब हम अक्षांश की बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं सर लेटी लेटी रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं, खड़ी खड़ी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। देखो, समझने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन टेक्निकली इट इज़ रॉन्ग। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इफ यू टॉक अबाउट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए इसे माना है। क्यों माना है? जैसे से आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। तो गाइज, व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इट इज एन एंगुलर मेजरमेंट। ये क्या है? इट इज एन एंगुलर मेजरमेंट। लैटिट्यूड क्या होता है? तो भाई, लैटिट्यूड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज लैटिट्यूड? व्हाट इज लैटिट्यूड? अक्षांश क्या होता है? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो लैटिट्यूड पर आपकी डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड बेसिकली इज एन एंगुलर मेजरमेंट। इट इज एन एंगुलर मेजरमेंट। ये एक तरह का कोणीय माप होती है। क्या होती है? कोणीय माप होती है। विद रिस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो भाई आपका लैटिट्यूड की डेफिनेशन एकदम सिंपल सी है। व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट विच विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब देखो, इस डेफिनेशन को भी हम क्लियर करते हैं और आगे देखते हैं कुछ चीजों को। देखो, गाइस देखिए, ये हमारे पास एक सर्किल है। अब देखो, इसमें जब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, है ना, तो भाई आपका लैटिट्यूड आपका क्या होता है? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट। भी एक तरह की कोणीय माप होती है ना। इस तरह की लाइनें अगर हम खींचते चले जाएंगे दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड हो जाएगा। ठीक, तो गाइज, व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड बेसिकली इज एन एंगुलर मेजरमेंट। एक तरह का कोणीय माप होती है। अब देखिए, इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास कहीं ना कहीं से हम लैटिट्यूड को शुरू करते हैं। तो जहां से हम लैटिट्यूड को शुरू करते हैं बेस से 0 डिग्री, इसको एट दिस एरिया वी कॉल्ड
इक्वेटर, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस एरिया को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे विषुवत रेखा। अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। ये काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो देखो इक्वेटर आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है, बहुत इजी सी चीज है। अब इक्वेटर इज ऑल्सो अ लैटिट्यूड। कहीं ना कहीं से हमें लैटिट्यूड को शुरू करना था, तो वो बेस लैटिट्यूड जहां से हमने लैटिट्यूड को मानना शुरू किया वो है इक्वेटर, 0 डिग्री। अब इसी इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 1 डिग्री एंगल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो कोण है इसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक, एक तरह का कोण होता है। अब हर 1 डिग्री पर हमने एक लैटिट्यूड ले रखा है, और कहां तक ले रखा है? 90 तक ऊपर। और इसी तरह से 1 2 3 4 90 तक नीचे। भाई 90 ऊपर है आपके पास, 90 नीचे है, प्लस एक इक्वेटर। तो हाउ मैनी लैटिट्यूड यू हैव? वी हैव 181 लैटिट्यूड। ठीक है, हमारे पास अक्षांश कितने हैं? अक्षांश हमारे पास 181 है। कई बार क्वेश्चन आया है। अब कई बार क्वेश्चन आया है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड पे तो आपका सीधा सीधा आंसर है भाई। लैटिट्यूड कितने हैं हमारे पास? भाई लैटिट्यूड कितने हैं हमारे पास? लैटिट्यूड सीधे सीधे कितने? 181। बट इफ वी टॉक अबाउट लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन तो भाई लाइन की जब हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो रेखाएं देखो हमारे पास ये पोल वाली कोई रेखा नहीं, सिर्फ एक बिंदु होती है, इसीलिए दोनों पोल को हटा देंगे, है ना। तो 181 माइनस दोनों पोल, तो कितना हो जाएगा? 179। तो भाई बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कब 179 लगाना है, कब 181 लगाना है। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड क्लियर हो गया। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट, 1 डिग्री का कोण होता है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। ठीक, और इक्वेटर क्या होता है? अब इक्वेटर को जान लेते हैं। भाई जब हम इक्वेटर की बात करते हैं, ठीक है, आपका इक्वेटर आ जाता है। जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर क्या होता है? व्हाट इज एन इक्वेटर? विषुवत रेखा क्या होती है ना। तो भाई इक्वेटर अपने आप में एक यूनिक पॉइंट होता है। यूनिक पॉइंट मतलब ये अपने आप में यूनिक होता है भाई। और इसकी यूनिकनेस कहां पर आती है? इसकी यूनिकनेस आती है, अभी मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से यूनिक होता है आपके लिए। चलो देखिए, इक्वेटर के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने। पहला पॉइंट आपका जो इक्वेटर का आता है, वो पहला पॉइंट क्या है भाई? पहला पॉइंट आपके सामने है भाई। इक्वेटर पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट इज इक्वेटर। ठीक है, तो डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक, पहली चीज, सन की रेज पूरे अर्थ पे एक साल में 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है, तो 2 बार सन की रेज यहां पर 2 टाइम्स परपेंडिकुलर पड़ती है। और सन की रेज जब यहां पर 2 बार परपेंडिकुलर पड़ती है तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा सन की रेज यहीं पे पड़ती है, तो ये बहुत ही गर्म एरिया होता है। और यहाँ पर वाटर का वेपोराइजेशन बहुत हाई होता है, और पानी का इतना ज़्यादा वेपोराइजेशन होता है, पानी वेपोराइज होकर ऊपर जाता है
और जब ऊपर जाता है तो बादलों में मिलता है। बादल एक लिमिट तक पानी को अपने पास रोकते हैं और क्या होता है, बारिश। तो यहाँ पर डेली का सीन ऐसा है कि यहाँ पर डेली में बारिश होती है, डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस पे बारिश होती है। तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, और इतनी रेनफॉल होती है कि भाई ये रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। और भाई कहीं पर भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल मिलती है तो वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन मिलते हैं। अब ये सदाबहार वन क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा जाए तो जितने भी पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को लगातार गिराते रहते हैं, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, जैसे हमारे आसपास के एरिया में देखो तो मिडिल इंडिया में क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। एक सीजन आता है वो अपनी पत्तियां गिरा के सूख जाते हैं। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, ये अपनी पत्तियां तो गिराते हैं लेकिन कभी सूखते नहीं है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। और ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको इक्वेटर के रीजन में। तो इक्वेटर की ये खास बात है। और दुनिया में कहीं पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है दोस्तों तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी पाई जाती है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और व्हाट इज जैव विविधता, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट इज फ्लोरा, सेकेंड इज फोना। फ्लोरा और फोना का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, इक्वेटर पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखिए इस पार्ट से, व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पार्ट से आपके पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो सामने है आपके पास, लैटिट्यूड है कितने और लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है। और दूसरी चीज क्या, लैटिट्यूड आर पैरेलल लाइन, ये सब समांतर रेखाएं होती हैं, ये दोनों सब एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो 2 लैटिट्यूड जो होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स होती है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारी दूरी फिक्स है। मेरी तो ड्राइंग जो है फ्री हैंड बनी है तो इतना एग्जैक्टली नहीं लग रहा है, लेकिन 2 अक्षांश के बीच की दूरी नियत होती है और वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। पेपर में 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, इसे याद रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। 2 देशांत अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखो अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की तो ऑलरेडी वी हैव अ पोल, है ना। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी पोल होता है। इक्वेटर तो आप जानते ही है कि नहीं, इक्वेटर को आप ऑलरेडी जानते हो, इक्वेटर यहां पर हमारे पास है ये, ठीक। अब देखा जाए तो हमारे पास एक इक्वेटर है और 2 पोल है, एक आपका नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल, ठीक है। द लाइन विच कनेक्ट पोल विद पोल, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर। द लाइन विच कनेक्ट पोल विद पोल इज नोन एज लॉन्गिट्यूड, इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं से हमें इसको शुरू करना था, किसको शुरू करना था, इस लाइन को। तो ये 0 डिग्री का एरिया है जहां से हमने इस लाइन को शुरू किया, इसका नाम हमने दे दिया क्या, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, इन हिंदी वी कॉल इट प्रधान याम योत्तर। ओके, अब जो हमारा एक सर्किल होता है दोस्तों, एक सर्किल, उस एक सर्किल में कितना एंगल होता है, उसमें होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360। और हर एक डिग्री पर अगर एक लॉन्गिट्यूड अगर हम लेके चल रहे हैं, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो एंड सो ऑन, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो जाएंगे, वी हैव हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड, वी हैव टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, कितने होंगे, 360।
तो इसे याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड की नंबर्स हमारे पास टोटल कितने, 360 लॉन्गिट्यूड पाए जाते हैं, पहली चीज। अब ध्यान देने वाली बात है, जो ज्यादातर किताबों में आप लोग पढ़ते हो लेकिन ध्यान नहीं कर पाते हो, उसको देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो, दो लॉन्गिट्यूड को अगर आप ध्यान से देखो, किन्हीं भी दो लॉन्गिट्यूड को अगर आप पकड़ लोगे, सपोज करो आपने ये वाला लॉन्गिट्यूड लिया और ये वाला ले लिया, तो दो लॉन्गिट्यूड को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये आपके पास पोल है, ये इक्वेटर है। तो पोल से इक्वेटर तक आने पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी क्या हो रही है, भाई देखो पोल से इक्वेटर तक आने पर ये बढ़ रही है, और इक्वेटर से पोल तक जाने पर ये क्या हो रही है, घट रही है। तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, फिक्स नहीं होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड नॉट फिक्स्ड, इट वैरी। ओके, और किस तरह से वैरी करती है भाई, दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कहां होती है और मिनिमम कहां होती है। पर देखो ये मैक्सिमम होती है आपकी कहां पर, इक्वेटर पर, और मिनिमम कहां होती है, पोल्स पर। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, तो आप लिखोगे सी एंड डी मतलब कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस बढ़ती घटती रहती है, नहीं पता कर सकते। लेकिन पूछेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर, तब आपका आंसर भाई हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा 1.32 किलोमीटर। और अगर इसी की जगह यहां पर इक्वेटर की जगह पोल लिख दिया तो भावनाएं हो जाएंगी चेंज और आंसर हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझाना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब इसी के आगे हम इसके अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला हिस्सा क्या है भाई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो हो गया, अब इसकी हमें जरूरत क्यों है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, ठीक है। कुछ स्पेशल लैटिट्यूड हमने मान रखे हैं, है ना। कुछ स्पेशल लैटिट्यूड ऑलरेडी हमने मान रखे हैं। वो लैटिट्यूड कौन कौन से मान रखे हैं उसको भी देख लेते हैं भाई, और उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखो हमारे पास एक एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड है, लेकिन फिर भी हमने यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये कुछ स्पेशल लैटिट्यूड हमारे पास है, ठीक है। ये आपका है 23.5 नॉर्थ, ये वाला है आपका 23.5 साउथ, ये है आपका 66.5 साउथ, ये आपका 66.5 नॉर्थ, और ये है आपका 90 नॉर्थ, ये आपका 90 साउथ, ठीक। अब इसको समझते हैं। देखो ये आपका जो लाइन है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्या, कर्क रेखा, ठीक। दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में से क्या बोलते हो, मकर रेखा, ठीक। तो आपको 23.5 पे क्या मिलती रेखा, 23.5 उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण में मकर रेखा, 66.5 पे आपको मिलता है सर्किल या गोलार्ध। ऊपर आपका आर्कटिक सर्किल और नीचे की तरफ अंटार्कटिक सर्किल। तो गाइज ऑलरेडी जब हमने एक एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड ले रखा है, तो वाई वी शुड टेक दिस स्पेसिफिक लैटिट्यूड 23.5, 66.5, ऐसा लेने की क्या जरूरत थी।
तो इसका सीधा सा आंसर है कि भाई सूर्य की किरणें पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पड़ती, कहीं पर ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है। तो उन कम ज़्यादा पड़ने की वजह से हमने इन स्पेशल या विशेष अक्षांशों को मान रखा है। क्यों माना है भाई, उसको समझ लेते हैं। देखो, इसको समझने के लिए हमको एक और डायग्राम देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डायग्राम बहुत है, तो इन डायग्राम को जब आप समझोगे तभी आपको चीज़ें दोस्तों क्लियर होंगी, है ना। और वो क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, है ना। चलो देखो, सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर 4 बार लंबवत पड़ती है, ठीक है। बीच में अगर हम यहाँ पर सन मान लें तो सन की रेज पूरे अर्थ पर 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। सन की रेज पहली बार जब परपेंडिकुलर पड़ती है तो कहाँ पड़ती है भाई, इक्वेटर पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पर। और जब सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती है तो डेट होता है 21 मार्च। क्या मार्च होता है, 21 मार्च। और 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या हो जाते हैं दोस्तों, बराबर हो जाते हैं। और इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, विषुव। ठीक, फिर दूसरी बार, पहली बार तो हो गया, अब दूसरी बार परपेंडिकुलर कहां पड़ता है भाई, दूसरी बार परपेंडिकुलर पड़ता है टॉपिक ऑफ कैंसर पे। टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पर। दिन कौन सा होता है, ये दिन होता है आपका 21 मार्च। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, समर सोलेसाइड। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। अब सन की रेस फिर परपेंडिकुलर पड़ती है तीसरी बार। तीसरी बार कहां परपेंडिकुलर पड़ती है, तीसरी बार पड़ती है इक्वेटर पर। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर। और इस दिन भी क्या होता है, ये तारीख होती है 23 सितंबर। और 23 सितंबर को क्या होता है भाई, 23 सितंबर को दिन और रात फिर से बराबर होते हैं। डे इज इक्वल टू नाइट। अब सन की रेज फिर परपेंडिकुलर पड़ती है, लेकिन अभी कहां परपेंडिकुलर पड़ती है, अभी पड़ती है चौथी बार। चौथी बार कहां पे परपेंडिकुलर पड़ेगी दोस्तों, चौथी बार परपेंडिकुलर पड़ेगी। और तारीख होगी 22 दिसंबर और परपेंडिकुलर पड़ेगी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, और इसको हम बोलते हैं विंटर सोलेसाइड। तो देखो यहां पर ये 4 रेखाओं की हमने लेने की वजह क्या थी, पिछले वाले डायग्राम में जो हमने 4 रेखाएं ले रखी थी उसको लेने की मेन वजह यही थी भाई। देखो ये देख रहे हो, ये पूरी साइकिल चलती है, और इस साइकिल में देखो ये वाली डेट आपको ध्यान रखनी है, ये वाली डेट ध्यान रखनी है, ये वाली डेट ध्यान रखनी है, ये वाली डेट ध्यान रखनी है, और कब कब कहां पर ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है आपको ये याद रखना है। अगर ये याद रखोगे तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद देखो ये जो 23.5 की लाइनें ली थी और इक्वेटर लिया था, इसको लेने की मेन वजह क्या थी, सन की रेज यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ी। इसका मतलब सूर्य की किरणें यहाँ तक ही रहती हैं, सूर्य यहीं पर सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये पूरी पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। किस तरह का जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक, ट्रॉपिकल जोन कहां से कहां तक है, 23.5 से 23.5 के बीच में। ठीक, अब इसके बाद का जो ये एरिया है 23.5 से 66.5 का एरिया, यहां पे सन की रेस ज्यादा भी पड़ती है कम भी पड़ती है, मतलब ज्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इस रीजन को, ये और ये दोनों कंबाइंड रीजन है, और इनको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। कौन सा जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन। सेम इसी तरह 66.5 से 90 के बीच सन की रेज ना के बराबर पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन।
तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस एरिया, ठीक है। इन लाइनों के अकॉर्डिंग हमने पूरे अर्थ को टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड कर दिया, और हमारे अर्थ में कितने टेम्परेचर जोन है? 5, ठीक है। एक तो ट्रॉपिकल जोन है ना, इसे इक्वेटोरियल जोन भी बोलते हैं। 23.5 से 66 के बीच का टेम्परेट जोन है, ये 2 जोन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। और 66 90 के बीच का जो फ्रिजिड जोन है या शीत क्षेत्र है, ये भी 2 है। इट इज ऑल्सो है 2, 1 अपर एंड 1 लोअर साइड। तो 2 2 4 और 1 5। तो पूरी पृथ्वी पर कितने ताप क्षेत्र है? वी हैव 5 टेम्परेचर जोन ऑन अर्थ। तो एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो सीधे सीधे बता लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेन चीज पर। मेन चीज मतलब वाई वी कंसीडर ऑल दीज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमें ये अक्षांश तथा देशांतर की जरूरत क्यों है? तो भाई अक्षांश और देशांतर की जरूरत होती है क्यों? क्योंकि देखो, अगर सर्किल आपके पास ये है, ठीक, इस सर्किल पर आपके पास, इस सर्किल को यहां पर अगर कर ले, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, हाँ। अब समझिए, ये आपका बीच में हमने इक्वेटर इसमें बना लेते हैं, और यहां पे एक लाइन ले लेते हैं। ये सारी लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। ठीक, अब हम लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं, ठीक। ये सारे लॉन्गिट्यूड हम एक जगह पर फिट कर लेते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों, ये एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया बन गया, मिल गया कि नहीं मिला? जालीनुमा आकृति। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को एक साथ हमने मिला दिया। जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को एक साथ मिला देते हैं, देखो एक कॉम्प्लिकेटेड जालीनुमा आकृति मिलती है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस आकृति को हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, वह बिंदु जहां पर अक्षांश तथा देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रिड या मैश। हिंदी इंग्लिश में ग्रिड या मैश के नाम से ही जाना जाता है। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ग्रिड। और इस ग्रिड से बनने वाला पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? ग्रिड सिस्टम। इसको याद रखिएगा, ठीक। तो अब इस ग्रिड सिस्टम की जरूरत क्या है? इसकी पहली जरूरत है किसी भी जगह की स्थिति पता करना, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की पहली जगह यूज क्या है? किसी भी जगह की स्थिति पता करना। सपोज करो कि आपके पास एक पॉइंट है ये, ठीक, ए पॉइंट, और ये एक पॉइंट है बी। अब आप मानिए कि आपको ए से बी तक जाना है, ठीक, और आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता है। तो ए से बी तक जाने का कई रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, इस तरह से कई रास्ते हैं, पहला, दूसरा। लेकिन अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है तो आपके पास ए से बी तक जाने का एक सीधा रास्ता है। तो कौन सा रास्ता आसान होगा? पहला, दूसरा कि तीसरा? तो आई होप कि आप यही बोलोगे भाई तीसरा ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो सीधा है। सीधा है तो क्या फ़ायदा है भाई? टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है। इसके अलावा क्या फ़ायदा है? टाइम बचने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सही टाइम पे सही जगह पहुंचेंगे, है ना। सपोज करो तुम ए से बी जा रहे हो शादी में। अब तुमने सोचा कि ये ए वाले पहले वाले रास्ते निकल जाते हैं, 6 महीने में पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रास्ता हो गया लंबा। अब 6 महीने नहीं, अब 1.5 साल पहुँचे। अब 1.5 साल बाद इंडिया से ब्राज़ील जा रहे हो, 1.5 साल बाद पहुँचे। शादी 6 महीने बाद थी, तुम 1.5 साल बाद पहुँचे और चिल्ला रहे हो वहाँ पर शादी मुबारक हो, और वहाँ पे शादी नहीं, अब तो तलाक हो रहा है। तो टाइमिंग गलत हो गई, गड़बड़ हो गया मामला। तो मामला गड़बड़ हो गया, तो इस मामले को गड़बड़ नहीं होने के लिए क्या करना है? आपको सही टाइम पे सही जगह जाना है। भाई पेपर देने जाते हैं, सेंटर नहीं पता होता है, तो क्या करते हो भाई? रास्ते में जो जो दुकान वाले मिलते हैं उनसे पूछते हो भैया ये जगह कहाँ है? तो बोलता भाई आगे से दाएं मुड़ जाओ,
अगला बोलता है पीछे से बाएं मुड़ जाओ। दाएं बाएं करते हुए अगर सेंटर पे 20 मिनट लेट पहुंचे तो पेपर देने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यही मेन चीज़ है भाई, सही टाइम पर सही जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन समस्या क्या है, हम लोग इसको नहीं फॉलो करते थे। लेकिन अभी क्या है, अब हमारे पास इससे बेहतर अब टेक्निक आ गई है। आज के टाइम में आपको कोई भी जगह पता करनी हो तो आप क्या करते हो, आप गूगल बाबा की मदद लेते हो, है ना। फ़ौरन मोबाइल में कहते हो हे गूगल बाबा ये जगह बताओ, तो गूगल बाबा की सेक्रेटरी आती है, कहती है आगे से दाएं मुड़ जाओ। क्यों कहती है? क्योंकि उसको सब जगह उसके पास फीड होती है। तो गाइस मेरा कहने का मतलब यही था कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की पहली उपयोगिता है चीज़ों को लोकेट करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरी उपयोगिता क्या है, सेकेंड यूज। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का दूसरा उपयोग है भाई टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसकी कैलकुलेशन करना? टाइम प्लस डेट की। ठीक, लेकिन समस्या क्या है भाई, टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए, टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हमें किसकी जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, तो टाइम और डेट के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सिर्फ लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड का कोई उपयोगिता नहीं। पहला पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए, कंसेप्ट है, बता दिया है, भूलोगे तो गड़बड़ करोगे। क्वेश्चन जब कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब टाइम और डेट की कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो लॉन्गिट्यूड की बहुत जरूरत होती है, एक 0 डिग्री और दूसरा होता है 180 डिग्री। भाई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसे हम बोलते हैं GMT। ठीक, GMT का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मानक समय। ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये GMT है क्या भाई? कहीं ना कहीं समय की शुरुआत करनी थी तो समय के लिए वोटिंग हुई और जगह निकली ग्रीनविच। ग्रीनविच जगह कहाँ है? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। तो भाई अब ये क्वेश्चन आता है भाई लंदन से ही हम समय क्यों शुरू करते हैं? कई बच्चों का आता है। क्यों? क्योंकि भाई आज से 200 साल पहले जब टाइम और डेट की कैलकुलेशन हो रही थी तो इस पे जब सभाएं बैठ रही थी तो भाई बोला कि भाई कहाँ से शुरू किया जाए? तो भाई ब्रिटेन ने बोला भाई हम सबसे पावरफुल है, ये जगह तो हमारे पास से शुरू होगी, समय हमारे पास से शुरू होगा। तो अब ये समस्या आ गई, तो भाई ब्रिटेन जीत गया क्योंकि पूरी आधी दुनिया पर उसका कब्जा था। तो अब क्या है, ब्रिटेन में कहाँ किया जाए, इस पर विचारधारा हुई। तो एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, उस रॉयल ऑब्जर्वेटरी के वहाँ पे वोटिंग जो हुई थी 20 लोगों की, उसमें 14 लोग वहीं के थे। तो उन्होंने क्या किया, आपस में राय मशवरा करके रॉयल ऑब्जर्वेटरी का ही जगह डिसाइड कर ली। और वो जगह कहाँ पर है? ग्रीनविच पे। ग्रीनविच एक जगह है, तो यहीं से टाइम की शुरुआत हो गई। अब GMT की एक तरफ ईस्ट है और दूसरी तरफ वेस्ट है। GMT से ईस्ट जाने पर टाइम हमारा बढ़ रहा है, वेस्ट जाने पर टाइम घट रहा है। सेम इसी तरह से हमने टाइम घटाना शुरू कर दिया, है ना। 24 घंटे बाद डेट चेंज होगी, तो डेट चेंज करने के लिए हमने दूसरी लाइन ले ली, IDL। आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन। व्हाट यू मीन बाय आइडियल? इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब अगर इसको देखोगे तो ये लाइन एकदम जलेबी की तरह सीधी है ना। जलेबी की तरह सीधी मतलब इस तरह से, मतलब सीधी नहीं है। इसके एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वेस्ट है। अब आइडियल से ईस्ट जाने पर हमारे पास क्या होता है? हमारा एक दिन पीछे चला जाता है, और आइडियल से वेस्ट जाने पर हमारा एक दिन आगे चला जाता है। सपोज करिए अब आइडियल पर है, इधर से वेस्ट जाओगे, आज तारीख है 20, यहाँ पहुंचे 21, है ना। यहाँ पर हो, यहाँ पर 20 है, इधर आए तो 19। तो इस आइडियल को क्रॉस करते ही आपकी तारीख चेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है ये आइडियल लाइन सीधी क्यों नहीं है, कई जगह से मुड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? टेढ़ी मेढ़ी होने की मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि लाइन किसी भी लैंड को कट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन किसी लैंड को कट करेगी तो क्या होगा, उस लैंड पर एक दिन में 2 डेट्स हो जाएंगी और वो आपके यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। भाई देखो सपोज को लाइन यहाँ से जा रही है, आपने लाइन क्रॉस करी, डे चेंज हो गया। ठीक है, पेपर देने जा रहा हो संडे को, लाइन क्रॉस की, मंडे पेपर गायब हो गया। चलो पेपर छूटता रहता है, तुम लोग शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, लाइन क्रॉस करी, शादी में नहीं पहुंचे, किसी और की शादी में पहुंच गए, खाना नहीं मिला। तो ये क्या है, ये कन्फ्यूजन ना हो डेट की, इसीलिए ये लाइन किसी भी लैंड को कट नहीं करती। जहाँ पर लैंड आता है वहाँ से मुड़ जाती है। ठीक है, ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? अगर ये लाइन आपको देखना है तो ये लाइन आपको मिलेगी कहाँ पर भाई? इधर एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है
और एक तरफ एशिया। नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में दोस्तों ये लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। और ख़ास बात क्या है, एशिया में कौन सा एरिया पड़ता है, रशिया, ठीक, और नॉर्थ अमेरिका में कौन सा एरिया, अलास्का। इसके बीच में ये लाइन मिलेगी और इस लाइन के पर ही एक फेमस स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है, बेयरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। तो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सी जल संधि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर है, तो वो कौन सी है, बेरिंग जल संधि। किस पे, 180 पर। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, ये दो लॉन्गिट्यूड हमारे पास है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ही बिहाफ पर हम डेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम करते कैसे हैं टाइम और डेट की कैलकुलेशन करने, देखो बहुत आसान सा है। देखो हर देश ने क्या किया है, अपना एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान रखा है जहां से वो अपने लोकल टाइम को कैलकुलेट करता है। किसके रिस्पेक्ट में, जीएमटी। अभी जीएमटी हमने बात करा, ठीक है। हर देश के पास अपना एक सेंट्रल मेरिडियन होता है, एक यामयोत्तर होता है, एक पॉइंट होता है जहां से वो अपना लोकल टाइम नापता है। अब ये देश के पास एक तो होता है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है, देश के ऊपर, ठीक है। जैसे रशिया है, रशिया के पास ये लोकल टाइम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पहले 11 थे, अभी कम होकर 9 हो गए, ठीक है। तो सब ठीक। अब रशिया के पास ये सेंट्रल मेरिडियन या लोकल पॉइंट ज़्यादा है, तो जिस देश के पास ये पॉइंट ज़्यादा होते हैं उसी के पास टाइम जोन भी ज़्यादा होते हैं, ठीक। वैसे तो हमने पूरे अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है, 24। पूरे अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड कर रखा है, 24। मतलब 1 घंटा बराबर 1 टाइम जोन, ठीक। अब देखो रशिया के पास सबसे ज़्यादा है, फिर कनाडा, फिर यूएस, ठीक है। इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया ने अभी अपना एक टाइम मान रखा है। इंडिया का ये जो लोकल टाइम है वो कहाँ से नापा जाता है, 82.5 ईस्ट, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये जगह है नैनी में। नैनी आपका कहाँ पर है, प्रयागराज या इलाहाबाद के नैनी शहर में, है कि नहीं। अब जब हम यहाँ का टाइम जीएमटी से नापते हैं तो कितना आता है, 5.5 घंटा आगे। तो भाई ये 5.5 घंटा आगे ही क्यों आता है, पीछे क्यों नहीं आता, तो उसकी एक वजह है। देखो इसकी वजह क्या है, हमारा जो अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लेता है, 24 घंटे। तो 1 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लेगा, 24/360 घंटे। घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 ने 360 को 4 बार में काटा, सॉरी 6 बार में काटा, और 6 चौको। तो पृथ्वी को अपने अक्षों पर 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, अर्थ अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगी, 4 मिनट। तो 15 डिग्री घूमने में कितना लेगी, 4 × 15 मतलब 1 घंटा, ठीक है। तो हमारे पास 1 घंटा बराबर 1 टाइम जोन होता है, वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब हमने ये देखा और इसको समझ लिया। अब हमारा भारत का समय जीएमटी से और इसके बीच में कितना अंतर है, 82.5, क्योंकि जीएमटी 0 है और 82.5। तो अब इसकी कैलकुलेशन देख लो, 5.5 घंटा कैसे आया, ठीक है। देखो 82.5 और जीएमटी के बीच का अंतर लिया हमने, ठीक, कितना आ गया, 82.5 डिग्री देशांतर। अब अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट। 82.5 डिग्री घूमने में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, आंसर आ गया 330 मिनट। 330 है ना, 330 लिख दिया आपने। अब 330 को ब्रेक करोगे तो ये आएगा 300 + 30 मिनट, ठीक।
300 को 60 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आपने 60 से डिवाइड किया तो 5 घंटा यहाँ पर आ गया। क्या आ गया? 5 घंटा। ठीक, तो अब देखा जाए तो 5 घंटा 30 मिनट। ठीक, तो 5 घंटा 30 मिनट तो हमारे पास आ गया दोस्तों। लेकिन अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ईस्ट। जीएमटी से ईस्ट जाने पे समय बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है, तो हमने लगा दिया प्लस। तो ये प्लस का 5.5 घंटा कैसे आया, वो आपका यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए इन बेसिक चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पृथ्वी को अपने अक्षों पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री घूमने में कितना लेती है? 15 डिग्री घूमने में लेती है आपका 1 घंटा। और 1 घंटा बराबर कितना होता है? एक टाइम जोन के। तो एक टाइम जोन में कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं? 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और टाइम जोन से याद आया, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास है? रशिया के पास। भारत के पास कितना टाइम जोन है? एक टाइम जोन है। कहाँ से नापा जाता है? इलाहाबाद के नैनी शहर से 82.5 डिग्री ईस्ट पर। ठीक है, इंडिया का टाइम जीएमटी से आगे है कि पीछे? आगे है। कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। तो देखो दोस्तों, अगर कहीं भी टाइम निकालना होगा तो इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसे समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं समझ में आए, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। और जब उसको डिस्कस करूंगा तो हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ये आपका एनडीए के पेपर में भी आता है, सीडीएस में भी आता है, असिस्टेंट कमांडेंट में भी आता है। तो यूपीएससी के जितने पेपर होते हैं उन सब में ये पूछा जाता है। तो गाइज, टॉपिक कैसा लगा? कंफ्यूजन सारे क्लियर हैं कि नहीं है? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स देते जाइएगा। ठीक है, और जितना भी आपकी चीज़ें हैं वो सब हमें बताते जाइएगा, है ना दोस्तों? तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों का जितना भी सपोर्ट हमें मिलेगा हम उतनी अच्छे काम करेंगे। तो आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर एफबी के पेज का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया है, आप हमें फॉलो कर सकते हो, जुड़ सकते हो और हमसे जुड़ने का आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद।